क्लास 10 की स्पर्श पुस्तक के गद्य भाग में पाठ है पतझड़ में टूटी पत्तियां, जिसके लेखक हैं रविंद्र केलेकर। तो आज हम श्री रविंद्र केलेकर की जीवनी पढ़ेंगे, जीवन परिचय पढ़ेंगे। बहुत सुंदर रचना जो 2 हिस्सों में इन्होंने लिखी है रविंद्र केलेकर, उनकी जीवन परिचय पढ़ेंगे। रविंद्र केलेकर 1925 में जन्म है और 2010 में इनकी मृत्यु हुई है। 7 मार्च 1925 को कोंकण जानते हैं ना, गोवा के आसपास का इलाका है कोंकण क्षेत्र में जन्मे रविंद्र केलेकर छात्र जीवन से ही गोवा मुक्ति आंदोलन में शामिल हो गए। गांधीवादी चिंतक के रूप में विख्यात केलेकर ने अपने लेखन में जनजीवन के विविध पक्षों, मान्यताओं और व्यक्तिगत विचारों को देश और समाज के परिप्रेक्ष्य में प्रस्तुत किया है। इनका जन्म हुआ है 1925 में। 1945 से पहले के जितने भी लेखक हैं, कवि हैं, सबने स्वतंत्रता आंदोलन में योगदान दिया है। ये भी गांधीवादी चिंतक के रूप में, गांधीवादी चिंतन इनकी रचनाओं में, इनकी विचारधारा में दिखाई देता है। विख्यात माने प्रसिद्ध। अपने लेखन में जनजीवन के विविध पक्ष, जनजीवन माने समाज के विविध पक्ष होते हैं, मान्यताएं क्या हैं समाज की, और व्यक्तिगत विचारों को देश और समाज के आईने में इन्होंने प्रस्तुत किया है। इनकी अनुभवजन्य टिप्पणियां, अनुभवजन्य मतलब अनुभव के आधार पर दिखाई देने वाली टिप्पणियां कहते हैं शॉर्ट नोट को। तो इनकी जो इस तरह की टिप्पणियां थी जो इनके अनुभव से निकली थी, इसमें अपने चिंतन की मौलिकता माने ओरिजिनलिटी, मौलिकता के साथ ही मानवीय सत्य तक पहुंचने की सहज चेष्टा रहती है। मानवीय सत्य तक इनकी बातों के द्वारा ये पहुंचने की कोशिश किया करते थे। कोंकणी और मराठी के शीर्षस्थ का मतलब होता है टॉप लेवल के, कोंकणी और मराठी के शीर्षस्थ लेखक और पत्रकार रविंद्र केलेकर की कोंकणी में 25 और मराठी में 3, हिंदी और गुजराती में भी कुछ एक पुस्तकें प्रकाशित हैं। देखिए इन्होंने किस किस भाषा में लिखा है। कोंकणी में लिखा है, मराठी में लिखा है, हिंदी में लिखा है और गुजराती में लिखा है। 4 भाषाओं में इनकी हमें रचनाएं प्राप्त होती हैं। केलेकर ने काका कालेलकर की अनेक पुस्तकों का संपादन माने एडिटिंग करना। काका कालेलकर को आप जानते हैं, बड़े प्रसिद्ध कवि रहे हैं। तो उनकी बहुत सारी पुस्तकों का संपादन और अनुवाद माने ट्रांसलेशन भी किया है। गोवा कला अकादमी के साहित्य पुरस्कार सहित बहुत सारे पुरस्कार इन्हें प्राप्त हुए हैं। और इनकी प्रमुख रचनाएं, कृतियां माने रचनाएं, ये हैं कोंकणी में उजवा ढाचे सूर, समिधा, सांगली ओथांबे, मराठी में कोंकणीचे राजकरण, जापान जैसा दिसला, और हिंदी में पतझड़ में टूटी पत्तियां। तो इनकी कुछ रचनाओं के नाम इसमें दिए गए हैं। आगे हम पाठ प्रवेश पढ़ते हैं। पाठ में किस तरह की बातें कही गई हैं, बहुत सुंदर तरीके से इन्होंने बताया है। पाठ प्रवेश, जैसा कि मैं हमेशा हर पाठ प्रवेश में आपको बताती हूँ, क्लास 10 की पुस्तकों में, गद्य के भागों में, कविताओं में भी पाठ प्रवेश अवश्य दिया है, जिससे एक भूमिका मिल जाती है कि इस पाठ में किस संदर्भ में बात की जा रही है, किसके बारे में बात की जा रही है। ऐसा माना जाता है कि थोड़े में बहुत कुछ कह देना कविता का गुण है। कविताओं में कम शब्दों में बहुत गहरी बात कह दी जाती है। जब कभी यह गुण किसी गद्य रचना में भी दिखाई देता है, तब उस पढ़ने वाले को यह मुहावरा याद नहीं रखना पड़ता कि सार सार को गही दे, थोथा दे उड़ा। इसका मतलब क्या है? सार सार को गही दे, इस मुहावरे का मतलब है कि मूल चीजों को, मुख्य चीजों को, महत्वपूर्ण चीजों को रख लेना चाहिए और बेकार चीजों को छोड़ देना चाहिए। तो ये कहते हैं कि कविताओं में मुख्य बात जो होती है बड़ी गहराई से बता दी जाती है, जबकि गद्य रचना में हमें विस्तार बहुत अधिक मिलता है। 200 शब्द, 500 शब्द, 1000 शब्द, तो हम अपनी बात को बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो किसी बात को कविता में बांधना कठिन काम होता है और कम शब्दों में कहना पड़ता है। लेकिन ये कम का जो गुण है, ये जब गद्य रचना में दिखाई देता है, तब हमें क्या करना पड़ता है? जैसे आपने देखा होगा कि घर में जब लोग दाल और चावल साफ करते हैं थाली में या सूप में डालकर, छाछ को कहते हैं सूप, उसमें जब साफ करते हैं तो जब उसे फटकते हैं तब उससे क्या होता है? मुख्य चीज, महत्वपूर्ण चीज रह जाती है और खोखली चीज जो होती है, खराब चीज होती है, खाली चीज वो कूड़े में चली जाती है। तो ऐसा ही करना पड़ता है कि जो कविता वाली बातों को गद्य में दिखाता है तो उसका भी ऐसा ही दिखता है कि सार सार को गही दे, सार सार को रख लेना चाहिए और खाली को छोड़ देना चाहिए। सरल लिखना, थोड़े शब्दों में लिखना ज्यादा कठिन काम होता है, वाकई होता है।
कम शब्दों में लिखना। अगर आपको कहा जाए किसी पाठ का, बड़े भाई साहब का कहा जाए समरी लिखिए 50 शब्दों में, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा आप लोगों के लिए भी, क्योंकि इतना बड़ा पाठ है, इतनी सारी महत्वपूर्ण चीजें हैं, उसमें कैसे आप लिख सकते हैं। तो सरल लिखना और थोड़े शब्दों में लिखना बहुत कठिन काम होता है, फिर भी यह काम होता है। कहाँ होता है? सूक्ति कथाएं होती हैं, छोटी छोटी कहानियां जो होती हैं, शॉर्ट स्टोरीज होती हैं, आगम कथाएं होती हैं, जातक कथाएं होती हैं, पंचतंत्र की कहानियां होती हैं, बच्चों को पढ़ाई जाती है नहीं इस तरह की कहानियां, छोटी छोटी कहानियां होती है, लेकिन इसमें बहुत बड़ी सीख दी जाती है, शिक्षाएं दी जाती हैं। ये सब उसी लेखन के प्रमाण है। यही सारा काम जो है कोंकणी भाषा में रविंद्र केलेकर ने भी किया है। प्रस्तुत पाठ के प्रसंग, अब पाठों की बात आती है। पाठ में 2 प्रसंग दिए गए हैं। ये पढ़ने वालों को थोड़ा कहा बहुत समझना, इसकी मांग करते हैं। ये प्रसंग महज पढ़ने गुनने की नहीं, पढ़ना और गुनना माने समझना, ये प्रसंग सिर्फ पढ़ना और समझना इसके लिए नहीं है, एक जागरूक और सक्रिय नागरिक बनने की प्रेरणा भी देते हैं कि हमें क्या करना है, हमें एक जागरूक और सक्रिय नागरिक बनना है। मैं हमेशा आप लोगों को बताती हूँ कि पढ़ाई जो जीवन में उतारी जाती है वही सफल होती है। पढ़कर रटकर आपने नंबर बहुत सारे ले लिए लेकिन जीवन में कुछ नहीं उतारा तो वो पढ़ाई बेकार है। कबीरदास ने भी यही कहा है, हरिहर काका ने भी यही बताया है, बड़े भाई साहब ने भी यही बताया है कि शिक्षा को हमारे जीवन में उतरना चाहिए। एक जागरूक और सक्रिय नागरिक बनने की प्रेरणा भी ये देते हैं। पहला प्रसंग है गिन्नी का सोना। जीवन में अपने लिए सुख साधन जुटाने वालों से नहीं बल्कि उन लोगों से परिचित कराता है जो इस जगत को जीने और रहने योग्य बनाए हुए हैं। दूसरा जो प्रसंग है झेन की देन, ये बौद्ध दर्शन में जो ध्यान की पद्धति होती है जिसे हम मेडिटेशन कहते हैं, उस पद्धति की याद दिलाता है, जिसके कारण जापान के लोग आज भी अपनी व्यस्ततम दिनचर्या के बीच कुछ चैन भरे पल पा जाते हैं।